श्यामपुर नाम का एक गांव था। वहाँ लोग अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहा करते थे। उनका ये मानना था कि जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। उसी गांव में विकास अपनी पत्नी और अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहा करता था। विकास की माँ बहुत ज्यादा बूढ़ी थी, इसी कारण उन्हें दिखना और सुनना बंद हो गया था। पूरा परिवार विकास के चप्पलों की दुकान पर निर्भर था। गांव की एक समस्या ये थी कि गांव के पास एक नदी थी और गांव वालों को शहर जाने के लिए या किसी भी अन्य कार्य के लिए उस नदी को पार करके जाना पड़ता था। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि मेरा इलाज किसी बड़े अस्पताल में करवा दो, लेकिन तुम हो कि मेरी सुनते ही नहीं। माँ, मैं आपकी बात सुन भी रहा हूँ और समझ भी रहा हूँ, लेकिन आजकल आमदनी कम होने के कारण मेरी दुकान चल नहीं रही है। इसी वजह से मैं बहुत परेशान और तकलीफ में हूँ। इसीलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि कुछ दिन चप्पलों की दुकान मैं संभाल लूंगी। मैं भी आपकी तरह चप्पल बनाना और बेचना जानती हूँ। ये सब आखिर कब तक काम आएगा? तुम तो घर की लक्ष्मी हो और लोगों की चप्पल छूना, उन्हें ठीक करना तुम्हें शोभा नहीं देता। और वैसे भी उस तालाब के पास से आना जाना तुमसे नहीं हो पाएगा। विकास अपनी माँ के इलाज के लिए पैसे जुटा रहा था, लेकिन हर बार किसी न किसी कारण उसके जुटाए हुए पैसे खर्च हो जाते। आखिर मैं कैसा बेटा हूँ, मैं अपनी माँ का इलाज तक नहीं करवा पा रहा। धिक्कार है ऐसा बेटा होने पर, लेकिन नहीं, मैं अपनी मजबूरी को अपनी मेहनत पर हावी नहीं होने दूंगा। मैं आज ही जाकर मजबूत चप्पल बनाकर बेचूंगा। विकास तपती धूप में जाकर चप्पल बनाने लगता है, जिसे देख उसकी पत्नी राधा उससे पूछती है, आपने आज सुबह से कुछ नहीं खाया है, खाना खाकर चप्पल बना लीजिएगा। नहीं भाग्यवान, मेरे गले से खाना उतरेगा भी नहीं। मैं आज 50 चमड़े के चप्पल बनाकर ही सांस लूंगा और इसे शहर जाकर बेचूंगा। विकास पूरे दिन बिना खाए पिए मेहनत करता है। वो 50 चमड़े के चप्पल बनाकर तैयार कर देता है। उतने में वहाँ गांव की दूध की व्यापारी रूपा आती है। विकास भैया, अरे सुनो तो। देखो आ गई चुड़ैल, तुम हमारे परिवार के बगैर नहीं रह सकती ना। आप भी ना मुझे परेशान करते रहते हैं। अरे मैं मजाक कर रहा हूँ। बताओ बहन, क्या काम है आज मुझसे? मैं आपसे ये कहने आई थी कि मैं जा रही हूँ शहर। अगर तुम भी अपने चप्पलों को लेकर चलना चाहते हो तो चलो, वहाँ चलकर बेचना। मैं भी यही सोच रहा था। चलो हम दोनों साथ चलेंगे। तुम दूध बेच लेना और मैं चप्पलें बेच लूंगा। विकास और रूपा वहाँ से शहर दूध और चप्पल बेचने चले जाते हैं। तब रास्ते में उन्हें घनश्याम काका लोटा लेकर दिखाई देते हैं। तब विकास उनसे कहता है, अरे घनश्याम काका, लोटा लेकर कहाँ जा रहे हो? बड़ी जल्दी में हो? और कहाँ जाऊंगा, खेत की तरफ जा रहा हूँ। मैं तुमसे शहर आकर मिलूंगा, मुझे भी किसी काम से वहाँ जाना है। विकास और रूपा दोनों बस पकड़कर शहर चले जाते हैं और वहाँ जाकर विकास अपने बनाए हुए चप्पल बेचने लगता है। आ जाओ, मजबूत चप्पल ले लो। आ जाओ, मजबूत चप्पल ले लो। आ जाओ, इतने मजबूत कि तुम इससे कुछ भी कर सकते हो। इसे बस दिखा देने से ही तुम्हारे बच्चे अच्छा पढ़ने और लिखने लगेंगे। आसमान ढल जाए, बादल फट जाए, लेकिन ये चप्पल कभी नहीं फटेगा। विकास की बात सुनकर वहाँ कई लोग आ गए और कहने लगे, बड़ा मजबूत चप्पल लग रहा है भाई, कितने में दिया? सिर्फ 150 रुपए में। आइए ले जाइए। क्या आपके पास लेडीज चप्पल है? मुझे 2 जोड़ी दीजिए। जी है ना, इसे ले लीजिए। विकास पूरे दिन में सारे चप्पल बेच देता है। तब उसे रूपा मिलती है। आज बड़ा खुश लग रहे हो, क्या बात है? मैंने सारी चप्पल बेच दी, बस ये एक जोड़ी चप्पल बची है। मैं इसे भी बेच दूंगा तो मेरी पूरी मेहनत वसूल हो जाएगी। अरे भैया, घर चलो, हमें बहुत देर हो चुकी है। हम कल दोबारा यहाँ आकर अपना सामान बेचेंगे। विकास और रूपा घर के लिए निकल गए और देर रात होने की वजह से उन्हें घर जाने के लिए साधन नहीं मिला। तब नदी के पास वो वहीं खड़े हो गए और एक दूसरे से कहने लगे, मुझे जिस बात का डर था वही हुआ। अब हम घर कैसे जाएंगे? नदी में पानी बहुत ज्यादा भर गया है और तो और इसकी लहरें भी कितनी तेज है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है भैया। इसमें डरने की क्या बात, वहाँ नाव पड़ी है ना, हम उससे चलेंगे।
देखना हम सही सलामत घर पहुंच जाएंगे। विकास नदी के तट पर जाकर नाव लेकर आता है और रूपा से कहता है, आ जाओ, हमें अब चलना चाहिए। हमारा परिवार हमारा इंतजार कर रहा होगा। मैं अभी आई। रूपा विकास के साथ नाव में बैठ जाती है और नदी को पार करने लगती है। और जैसे ही नाव नदी के बीच पहुंचती है, नदी की तेज धाराएं आनी शुरू हो जाती हैं। अगर लहरें और तेज हो गई तो हम डूब जाएंगे। हमारे प्राण भी संकट में हैं। फिलहाल तो नाव संतुलन में है, हमें कुछ नहीं होगा, लेकिन आगे का भरोसा नहीं है। विकास और रूपा का गांव आने ही वाला था कि जोर का तूफान नदी के अंदर आया। पानी की लहरें बड़ी तेज हो गई। लहरें इतनी तेज थी कि उनकी नाव पानी में डूबने लगी। मुझे बहुत डर लग रहा है। नाव में पानी भर चुका है। अब लगता है हम डूबने वाले हैं। नाव अब संतुलन में नहीं है, हमें तैरकर नदी के किनारे जाना होगा। उतने में वहां पर एक बड़ी पानी की लहर आई और उन्हें और उनकी नाव को पानी में डुबाकर नदी के अंदर लेकर चली गई। बचाओ, हमें कोई बचाओ। मैं डूब रही हूँ, मुझे तैरना नहीं आता। बचाओ, बचाओ, कोई बचाओ मुझे। दोनों पानी में डूबने ही वाले थे कि उन्होंने देखा कि मछलियों का राजा उन्हीं लहरों के साथ उनके पास आ रहा है और उन्हें पानी से बचा रहा है। मछलियों के राजा ने उन्हें पानी में डूबने से बचाया और अपने दुनिया में ले गया। कौन हो तुम और हमारी मदद क्यों की? तुम जो भी हो, धन्यवाद तुम्हारा। डरो नहीं, मैं श्यामपुर गांव वालों को खूब अच्छी तरह जानता हूँ। नदी का पुल ना बनवाकर तुम्हारे पूर्वजों ने हम मछलियों को प्रदूषण और गंदे पानी से बचाया था। मैं तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचाऊंगा। मैं उसी गांव का चप्पल का व्यापारी हूँ। हमेशा हमें 100 किलोमीटर घूमकर शहर जाना पड़ता है। इसी वजह से नदी का सहारा लेना पड़ा और हमारी नाव डूब गई। उसी में जितने पैसे मैंने कमाए थे सब पानी में मिल गए। विकास और रूपा ने अपनी सारी व्यथा उन्हें बताई, जिसे सुनकर मछलियों के राजा ने कहा, मैं पैसों के मामले में तो तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, लेकिन हाँ, तुम्हारे जूतों के लिए मैं एक बांस दे सकता हूँ, जादुई बांस, जिससे तुम जूते बना लेना जो पानी में भी चलेंगे। इस बांस के जूते से तुम सब पानी में भी चल पाओगे। क्या सच? अगर ऐसा है तो बांस के जूतों से हमारी सारी तकलीफें दूर हो जाएंगी। लेकिन याद रहे, ये जूते सिर्फ तुम्हारे गांव के लोग ही पहन सकते हैं और कोई भी नहीं। और कोई भी गलती अगर किसी बाहरी आदमी से हुई तो वो इसी नदी में डूब जाएगा। मैं इस चीज का पूरा ध्यान रखूंगा। विकास मछलियों के राजा से जादुई बांस ले लेता है और उससे कई सारे जूते बनाने लगता है। बांस के जूते बनकर तैयार हो जाते हैं, जो वो गांव वालों को मुफ्त में बांट देता है। आओ आओ ले लो, आओ आओ ले लो, बांस के जूते ले लो। इस जूते से अब हम उस तालाब को पार करेंगे जिससे कोई डूबेगा भी नहीं। आ जाओ ले लो। ये कैसा मजाक है? जूते पहनने से कोई डूबेगा नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? अगर तुम्हें भरोसा नहीं तो मैं तुम्हें ये करके दिखाता हूँ। विकास उन गांव वालों को लेकर उस नदी के पास जाता है। अब देखना इन बांस के जूतों का कमाल। जैसे ही बांस के जूते विकास पहनता है, बिना हिचकिचाए वो उस नदी में चला जाता है और अंदर गहरे पानी में चलता रहता है। बांस के जूते उसे डूबने नहीं देते। ये कैसे संभव है? ये जूते तो मेरे पास भी है। क्या मैं भी इसे पहनकर अंदर आ सकता हूँ? मैं भी बांस के जूते पहनूंगी और पानी में चलूंगी। हाँ हाँ, आ जाओ। मैंने इसीलिए तो ये बनाए हैं। अब हम शहर बड़े आराम से आ जा सकेंगे। आ जाओ, सब कोई आ जाओ। विकास की बात सुनकर सारे गांव वाले तालाब के अंदर चलने लगते हैं। सबसे ज्यादा खुश तो बच्चे हो जाते हैं। बांस के जूते पहनकर अब वो आसानी से अपने स्कूल जा सकेंगे। पूरा गांव खुशियों से झूम उठता है और खुशी खुशी अपना जीवन बिताते हैं। एक कस्बे में मदन अपनी पत्नी के साथ रहता था। मदन का दूसरा विवाह निमिता के साथ हुआ था। मदन के 2 बेटे थे, सिब्बू और वीरू। लेकिन निमिता अपने बेटे सिब्बू को ही प्यार करती थी। वीरू पढ़ाई के साथ साथ खेती में पिता का हाथ बटाता था। सिब्बू आराम से बैठकर दूध पी रहा था और वीरू पढ़ाई कर रहा था। तभी वहाँ निमिता आई। अब शाम हो गई है, अब तो खेत पर चल जा, या हमेशा ये किताब ही पढ़ता रहेगा।
माँ पढ़ना भी जरूरी है। ये किताब खाने को ना देंगी। माँ सिब्बू को तो कोई काम नहीं है, इसको खेत पर भेज दो। तुझे हमेशा सिब्बू से ही जलन क्यों रहती है? चुपचाप चला जा, सिब्बू खेत में जाएगा तो काला पड़ जाएगा। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। क्या मैं बाइक ले जाऊँ? नहीं, पैदल ही जा। कोई विदेश थोड़ी जा रहा है जो बाइक से ही जाएगा। वीरू कुछ नहीं बोला, किताबें बंद की और खेत पर चला गया। एक दिन सुबह सुबह वीरू को घर का सामान लेने के लिए शहर जाना था। पापा मुझे बाइक चाहिए, पैदल इतना सारा सामान कैसे लेकर आऊँगा? मैं तो अब इस घर में कुछ नहीं हूँ, तू अपनी माँ से पूछ ले। हाँ, मुझे ही बुरा बनाओ। माँ दे दो ना बाइक मुझे। निमिता कुछ बोल पाती, लेकिन उससे पहले ही सिब्बू बोल पड़ा। माँ, मेरी बाइक किसी को मत देना, ये तो साइकिल लेकर भी जा सकता है। मुझे बाइक से मैदान में खेलने जाना है। मैदान तो गांव में ही है, तू तो ऐसे भी जा सकता है, लेकिन मैं इतना सारा सामान कैसे लेकर आऊँगा? तू हर समय मेरे बेटे को देखकर चिढ़ा मत कर। जा, कैसे भी जा, बाइक नहीं मिलेगी। वीरू को बाइक नहीं मिली और आज भी उसे साइकिल से ही घर का सामान लेने शहर जाना पड़ा। सिब्बू माँ के लाड प्यार के कारण बहुत बिगड़ गया था, इसलिए वह घर में और खेत में कोई काम नहीं करता था और वह स्कूल भी नहीं जाता था, जबकि वीरू कॉलेज में पढ़ने जाता था। वीरू को आज कॉलेज के लिए देर हो रही थी। अब घर में बाइक मांगूंगा तो कोई नहीं देगा। कॉलेज यहाँ से 25 किलोमीटर दूर है, अब मुझे साइकिल से ही जाना होगा। छुट्टी कर लेता हूँ, लेकिन कॉलेज जाना भी आज बहुत जरूरी है। वीरू ने साइकिल बहुत तेज चलाना शुरू कर दिया, लेकिन कॉलेज पहुँचने से पहले ही उसकी साइकिल का टायर पंक्चर हो गया। ओह, इस साइकिल को भी अभी पंचर होना था। चलो साइकिल को पैदल ही लेकर चलता हूँ, आते में कोई इंतजाम कर लूँगा। वीरू साइकिल को पैदल लेकर जाने लगा और कुछ देर में वह कॉलेज भी पहुँच गया, लेकिन वो बहुत लेट हो गया था और धूप बहुत तेज थी। कुछ लड़के बाहर ही खड़े थे। यार, इन गरीब लोगों को कॉलेज में एडमिशन कौन देता है? ना जाने क्यों ही बुलाते हैं ऐसे लोगों को यहाँ पर। ना इनको कपड़े पहनने का सलीका है और ना इनके पास पैसे हैं। गरीब साइकिल से ही चले आते हैं। बिल्कुल सही बोला तू। इन जैसे लड़कों की वजह से ही कॉलेज की रेपुटेशन भी खराब हो रही है। हाँ, चल चलते हैं, हमें क्या, हमें तो प्लेसमेंट लेनी है। कल ये लड़के हमारे लिए चाय सर्व करेंगे। लड़के ये बात कहकर चले गए, लेकिन वीरू के मन पर इन बातों का बहुत असर पड़ा। वीरू की आंख से आंसू आ गए। वीरू कॉलेज से घर आ रहा था। रास्ते में एक बांस का जंगल था। वीरू वहीं रुक गया। समझ नहीं आ रहा कि क्या है। अब मैं कुछ देर यहाँ बैठ जाता हूँ। वीरू बांस के पेड़ के नीचे लेट गया और उसने पेड़ की ऊंचाई को देखा। उसके मन में एक ख्याल आया। सब लोग मजाक बनाते हैं, अब मुझे खुद से पैसे कमाकर बाइक लेनी होगी। मैं ये बांस काटकर बाजार में बेचूंगा और पैसे जोड़कर बाइक ले लूंगा। वीरू ने थोड़ी सी लकड़ी काटकर साइकिल पर रख ली और उन्हें घर ले गया। तभी उसके दिमाग में कुछ इन्वेंट करने का आइडिया आया और उसने बांस से एक बाइक बनानी शुरू कर दी। वीरू अपनी बाइक बनाने में लगा था, तभी वहाँ निमिता आ गई। खेत के काम से बचने के लिए तू ये फालतू काम कर रहा है? माँ, ये फालतू काम नहीं है, मैं एक बम्बू बाइक बना रहा हूँ। तू अब इतना छोटा नहीं है कि तुझे ऐसे खिलौनों की जरूरत पड़े। माँ, मन बहलाने दो बेचारे को। इसके नसीब में तो बाइक है नहीं, तो कम से कम उसका ख्वाब ही सही। हाँ सिब्बू, तो बिल्कुल सही कह रहा है। वीरू ने सभी बातों से ध्यान हटाकर 2 दिन बाइक बनाने में लगा दिए। बांस की लकड़ी अब बाइक का रूप लेने लगी थी। यह देखकर सिब्बू की चिंता बढ़ने लगी। अगर इसने बाइक बना दी तो मेरी इज्जत कम हो जाएगी, इसलिए मुझे अब कुछ ना कुछ तो करना होगा। सिब्बू ने बाइक को नष्ट कर दिया। यह देखकर वीरू को बहुत दुख हुआ, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और वह जंगल में जाकर ही बाइक बनाने लगा, जिसमें वह कामयाब भी हो गया। कॉलेज में प्लेसमेंट का दिन था। वीरू सुबह सुबह तैयार हो गया। बेटा, जो भी पूछे तू अच्छे से बताना और नौकरी ले लेना, तेरी मेहनत कामयाब होगी। जी पापा जी। आज साइकिल रहने दे, बाइक ले जा। लेट हो गया तो नौकरी ना मिलेगी। नहीं, मैं पैदल जाऊंगा। वीरू वहाँ से पैदल चल दिया और जंगल में उसकी बाइक खड़ी थी, जो दिखने में बहुत ही सुंदर थी।
वीरू अपनी बाइक पर बैठा, उसे स्टार्ट किया और कॉलेज पहुंच गया। सभी लोग बम्बू बाइक देखकर हैरान हो गए। वाओ, ये क्या है? ये कितनी मस्त और यूनिक बाइक है। यार, इसने कहीं से चुराई होगी। इन गरीब लोगों के बस का ये सब नहीं होता। और वीरू ने समझा होगा कि अगर ये ऐसी बाइक के साथ कॉलेज जाएगा तो इसका प्लेसमेंट हो जाएगा। हाँ, अच्छा सोचा, लेकिन ये जानता नहीं कि स्पोर्ट्स बाइक के जमाने में ये सब नहीं चलता है। सब लोग आगे बढ़ रहे हैं और ये वापस आदि मानव बनने जा रहा है। लड़कों ने वीरू का खूब मजाक बनाया, लेकिन तभी एक प्रोफेसर की नजर बाइक पर पड़ी। उसने वीरू के काम को सराहा। कुछ ही घंटों में इंटरव्यू खत्म हो गए। सभी स्टूडेंट्स को एक हॉल में इकट्ठा किया गया। ए, तू यहाँ क्यों खड़ा है? तेरा सिलेक्शन नहीं हुआ होगा। जा, अपने घर वापस जा। वीरू कुछ बोल पाता, लेकिन उससे पहले ही प्रोफेसर माइक में बोल पड़े। आज यहाँ कुछ अनूठा हुआ है, जिसने हमारे कॉलेज का नाम बढ़ाया है और साथ ही प्रकृति को भी इज्जत दी है। इससे फ्यूचर में आने वाले प्रदूषण से बचाव होगा। और ये बाइक जो पानी से चलती है, तो इससे पेट्रोल की महंगाई की मार आम आदमी पर नहीं पड़ेगी। सभी ने ताली बजा दी। और हमारे कॉलेज के नाम को ऊंचा करने वाले स्टूडेंट का नाम है वीरू, जिसे एक कंपनी ने बहुत अच्छे पैकेज पर अपनी कंपनी में बम्बू बाइक बनाने के लिए नियुक्त किया है। सभी लोगों ने वीरू के लिए तालियां बजाई। वीरू को पुरस्कार मिला। वो बम्बू बाइक से घर आया और सारी बात बताई। यह सुनकर पिता मदन को बहुत खुशी हुई। माँ और भाई को पछतावा हुआ। आसपास के गांव में वीरू के ही चर्चे होने लगे। सभी लोग बम्बू बाइक देखने आने लगे। सुनील और आसिफ दो दोस्त थे। वो दोनों एक ही गांव में रहते थे और एक साथ बांस काटने जाया करते थे। हमें जंगल की निचली ओर जाना चाहिए। वहाँ बहुत सारे बड़े बड़े बांस के पेड़ हैं, लेकिन वहाँ जाने के लिए हमें नदी पार करना होगा। पर अगर आते वक्त नदी में बहाव ज्यादा रहा तो हम लौटेंगे कैसे? हम तभी उस ओर जाएंगे जब नदी का बहाव कम हो और जल्दी जल्दी बांस काट कर लौट आएंगे। ज्यादा लंबी बांस से ज्यादा पैसे मिलेंगे, वो सोचो। ये भी ठीक है, तो कल ही चलते हैं। अगले दिन से सुनील और आसिफ निचले जंगलों में पहुँचे। यहाँ कितने मोटे मोटे बांस हैं और लंबे भी। व्यापारी इनके बहुत अच्छे दाम देंगे। हाँ, उम्दा बांस पाकर दोनों बहुत खुश थे। वे लोग उन बांस को अपने गांव ले आए। वाह वाह, बहुत दिनों बाद ऐसे बांस देखे हैं। अब इनके दाम भी अच्छे लगाना। हाँ हाँ, एक बांस के 200 रुपए। तुम दोनों 5 बांस लाए हो, इनके हुए 1000। 1000 पाकर दोनों बहुत खुश थे। वो पैसे दोनों ने आपस में बांट लिए। रोज छोटे छोटे बांस से बस 300 रुपए की कमाई होती थी, आज 500 रुपए की। अब तो हम जंगल के निचले हिस्से में जाया करेंगे। हाँ, उस दिन से वो दोनों नदी पार करके ही बांस लाया करते थे और व्यापारी भी उन्हें अच्छे पैसे दिया करता था। एक सुबह दोनों दोस्त जाने के लिए निकले थे। भाई, माँ ने कहा है कि बाजार से कुछ चावल और मसाले लाने हैं और मुझे पनीर भी लेना है। तो चल, पहले बाजार चलते हैं, फिर वहां से नदी पार जाएंगे। हाँ, दोनों काम एक साथ हो जाएगा। दोनों बाजार पहुंचे और उन्हें जो जो सामान लेना था उन्होंने खरीद लिया। देख दोस्त, कितना ताजा पनीर मिला है। आज रात तो मेरी दावत है, मैं भी आऊंगा खाने। आ ना, तुझे कभी मना किया है क्या? चल अब नदी पार चलते हैं, बांस काट कर बेचना भी तो है। हाँ हाँ। और वो दोनों निचले जंगलों की ओर बढ़ गए। हमेशा की तरह उन दोनों ने नदी पार की और फिर जंगल में पहुंच गए और बांस काटने लगे। लेकिन अचानक बरसात शुरू हो गई। हमें घर लौटना चाहिए, नदी में पानी बढ़ने लगेगा। हाँ, बस ये एक बांस और काट लेते हैं। हाँ। बरसात और तेज हो गई। कुछ ही देर में उनका बांस कट गया
और वो लोग बांसों को इकट्ठा करके नदी के रास्ते बढ़ने लगे, पर नदी में तूफान था। नदी में पानी बहुत ज्यादा है दोस्त। इतने उफान में नदी पार करना सुरक्षित नहीं है। हाँ, हम कुछ देर जंगल में इंतजार करते हैं। हाँ, उस ओर जो गुफा है वहीं इंतजार कर लेते हैं। दोनों गुफा की ओर गए। गुफा में पहले से कुछ सूखी लकड़ियां थी। इनको जला देता हूँ, थोड़ी गर्मी रहेगी। आसिफ ने जो सामान खरीदा था उसमें माचिस भी था। आसिफ ने उन सूखी लकड़ियों को आग लगा दी और दोनों दोस्त आग सेकने लगे। बहुत भूख लगी है यार, मुझे भी। सुन, हम कुछ बना लेते हैं। वैसे भी थोड़ा बहुत राशन तो हमारे पास है ही, पर हम कैसे बनाएंगे? हमारे पास बर्तन तो नहीं है। तभी आसिफ का ध्यान बांस पर गया। हमारे पास बम्बू तो है, बम्बू के अंदर खाना पका सकते हैं। कैसे? तुमने बम्बू बिरयानी नहीं सुनी? नहीं, बम्बू में बिरयानी भी बनती है, पर हमारे पास मांस कहाँ है? मांस नहीं है तो क्या हुआ, हमारे पास पनीर तो है। पनीर बिरयानी बना लेते हैं। पर कैसे? तू देखता जा। आसिफ ने 2 बांस के टुकड़े काटे। उसके पास जो चावल थे वो धो दिए। बाम्बू में चावल, मसाले, पानी, नमक और पनीर डाल दिया। फिर बाम्बू की एक ओर पेड़ के पत्तों को भर के बाम्बू को बंद कर दिया और फिर उन सबको अच्छे से हिलाकर जलती हुई आग में रख दिया। अब बस 20 मिनट में हमारी बम्बू बिरयानी तैयार हो जाएगी। देखते हैं। बाम्बू आग में अच्छे से सेकने लगे और जब बाम्बू पूरी तरीके से जल गए तो बहुत ही सौंधी सुगंध गुफा में फैल गई। लगता है बिरयानी तैयार हो गई है दोस्त। आसिफ ने वो बाम्बू बाहर निकाले और 2 केले के पत्ते लगा दिए और जैसे ही बाम्बू थोड़े ठंडे हुए और बिरयानी केले के पत्तों पर निकाल ली। दिखने में तो बहुत स्वादिष्ट है। अब जैसी भी हो, भूख लगी है, खाते हैं। चल। दोनों ने बिरयानी चखी और दोनों मंत्रमुग्ध हो गए और फिर दोनों बड़े चाव से बाम्बू बिरयानी खाने लगे। भाई, तू तो ऐसी लाजवाब बम्बू बिरयानी बनाता है ना कि क्या बोलूं। शुक्रिया। तुझे तो ये बिरयानी बेचनी चाहिए दोस्त। कहाँ मेहनत मजदूरी कर रहा है। इस बिरयानी को मशहूर होने में वक्त नहीं लगेगा। सच में? हाँ, तू कहे तो साथ में ढाबा खोलते हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं। जब बरसात थमी, नदी का पानी कम हुआ तो दोनों दोस्त सारे बांस लेकर अपने गांव आ गए, पर आज उन्होंने बांस बेचे नहीं। अगले दिन आसिफ और सुनील ने गांव के नुक्कड़ पर अपनी दुकान लगाई। गांव वाले अचंभे में थे कि आखिर ये लोग बांस में क्या बेच रहे थे। अरे बेटा, ये क्या है? ये बम्बू बिरयानी है काका, पनीर की। बम्बू बिरयानी? जरा हमको भी खिलाओ। गांव के लोगों ने पहली बार बाम्बू बिरयानी चखी। अरे वाह, क्या कमाल स्वाद है आसिफ भाई। ऐसी बिरयानी जिंदगी में नहीं खाई। मजा आ गया। आसिफ और सुनील की बाम्बू बिरयानी गांव में मशहूर हो गई। ग्राहक कतार में खड़े रहकर बाम्बू बिरयानी खाने लगे। आसिफ और सुनील की आमदनी कई गुना बढ़ गई। और फिर क्या था, सुनील और आसिफ ने मजदूरी छोड़कर बाम्बू बिरयानी बेचना शुरू कर दिया। वो लोग दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की करने लगे। दूर दूर से लोग उनकी बाम्बू बिरयानी खाने के लिए आने लगे और देखते ही देखते उनका गांव में बहुत बड़ा होटल बन गया और दोनों अमीर भी बन गए। सोचा नहीं था कि कभी ये सब भी होगा। मैंने भी बिल्कुल नहीं सोचा था दोस्त। उस दिन वो बारिश हमारी किस्मत बदलने के लिए आई थी। हाँ, ना उस दिन बारिश आती और ना हम फंसते और ना ही हम कभी बम्बू बिरयानी बनाते। दोस्त, ये सब पहले से लिखा हुआ था।
विधाता पहले से ही सबकी किस्मत लिख देता है। हम तो बस मोहरे हैं जो उसकी राह पर चलते हैं। बिल्कुल। बाम्बू बिरयानी ने आसिफ और सुनील की किस्मत बदल दी और उन दोनों को जिंदगी की बहुत बड़ी बात समझ आई। परेशानियों से ही नए रास्ते मिलते हैं और न जाने कब किस्मत कौन सा मोड़ ले ले।